अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सब देखने वालों को मेरी जानिब से, सुमैया की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान मेरा तारुफ, पाकिस्तान मेरी पहचान, पाकिस्तान मेरा नाम। मैं हूं मोहम्मद कामरान और कल ही से जब से 12 बजे 14 अगस्त की जो प्रॉपर सेलिब्रेशंस हैं उसका आगाज हो गया था, हमने देखा कि आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जोशो खरोश जो लोगों के दिलों में था वो आया था उनके चेहरों पर। सही कह रहे हैं आप कामरान, और क्यों ना हो, ये हमारा वतन है और वतन की अहमियत और आज़ादी की नेमत वही समझ सकता है जिसे ये ना हो नसीब। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम एक आज़ाद सरजमीन पर, एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हैं। ये हमारा मुल्क है और हमें अपने मुल्क का ख्याल भी रखना है। आज हम इस ट्रांसमिशन में यही बात करेंगे। और जिस तरह कामरान ने कहा कि जोशो जज्बा जो था वो दीनी था और हर गली, हर करिया, हर इमारत सजी हुई है और जश्न आज़ादी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सभी अपनी अपनी जगह जश्न आज़ादी मनाने। लेकिन मैं कामरान याद कर रही थी अपना बचपन। जब हम छोटे थे तो गलियां सजती थी और रात से तैयारी शुरू होती थी, लई बनती थी और शायद आपको भी याद होगा कि फिर वो झंडियां लगती थी, हर घर को सजाया जाता था और फिर रात से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता। बिल्कुल, और ये प्रोसेस सिर्फ रात का नहीं होता था, यकम अगस्त से ही शुरू हो जाता था झंडियां लेना और फिर उनकी प्रॉपर वो एक होता था जो झंडियां बनी हुई आपको मिलती थी, आप वो डायरेक्ट एक होता जो आप बात लई वाली बात करें, आटे के साथ फिर वो चिपका रहे हैं और प्रॉपर वो झंडियों की एक पूरी लड़ी बनाई जा रही है। उसको फिर उसके बाद फिर उसको दिखाने के लिए लोगों को घरों में लाया जा रहा है कि मैंने ऐसा सजाया है और मेरा झंडा सबसे बड़ा इस वक्त। अच्छा, मैं एक और काम करती थी, झंडियां लगाने के साथ दिए जलाते थे हम लोग। अच्छा। और वो इतने हसीन लगते थे दिए नाजरीन, और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, आज के बच्चे जरूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जाहिर है हम आज की सेलिब्रेशंस अपने अपने अंदाज से पूरे मुल्क में कैसे मना रहे हैं लोग, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे नुमाइंदगान है मुख्तलिफ शहरों से, हमारे साथ फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है जी तनवीर ने, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे अनवर अब्बास और कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे अमजद कायम खानी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर कायद कराची का ही, बड़ा शहर है, बड़ी खुशियां हैं और हमने देखा कि ना सिर्फ कराची बल्कि कल रात से ही पूरे पाकिस्तान में आज़ादी की जो खुशियां हैं वो मनाई गई, उसका आगाज हो गया। इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है, अमजद बताइएगा। जो अवाम है, जो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार होकर इस वक्त सड़कों पे मौजूद है। अब बिल्कुल जो शहरी हैं कराची के, शहर कायद के जो वासी हैं वो भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारियां मनाने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से यहाँ मज़ार कायद जो है वो आम शहरियों के लिए बंद कर रखा है। कोरोना SOP वजह बताई जा रही है 31 अगस्त तक जो है वो मज़ार कायद में जो है वो आम शहरियों का दाखिला बंद किया हुआ है। बहुत बड़ी तादाद है मज़ार कायद के अतराफ, शहर की दीगर गलियाँ हैं, सड़कें हैं, बहुत बड़ी तादाद में। ठीक है अमजद, आपको मैं बता ही रहे हैं, हम आपके पास दोबारा आएंगे कि कराची में किस तरह से सेलिब्रेशन हो रही हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत में किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से लोग आज की दिन को मना रहे हैं और 14 अगस्त के दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अनवर अब्बास में ज्वाइन करें। अनवर, आप क्या बताएंगे? वफाकी दारुल हुकूमत में ज़ाहिर जश्न आज़ादी का आगाज़ तोपों की सलामी से होता है, लेकिन हमारी आवाम, हमारी कौम किस तरह आज के दिन को बना रही है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में चूँकि मरकज़ी तकरीबात का इनेकाद होता है जश्न आज़ादी की, लिहाजा मरकज़ी तकरीबात के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे दीगर तकरीबात का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान स्वीट होम में और यहाँ पर जो वो बच्चे जो कि बेघर हैं, यहाँ पर रहते हैं, वो बड़े जोशो खरोश से जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके लिबास, इन्होंने हाथों में कोबी परचम उठाए हुए हैं, कश्मीर के उठाए हुए हैं और ये जाहिर करता है इनका जज्बा क्या है। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे ये जानेंगे कि आज के दिन आपका जज्बा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 अगस्त का दिन है और पूरे मुल्क में तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। इसी की मुनासबत से पाकिस्तान स्वीट होम में तकरीब मुनक्किद हुई है 14 अगस्त के हवाले से। आज के दिन हम कायद-ए-आज़म को, अपने मोहसिन को खराज अकीदत पेश करते हैं कि इन्होंने किन मुश्किलात के साथ में एक आज़ाद वतन दिया। इनका कहना था कि आज के दिन बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने मुश्किलात उठा के हमें ये वतन दिया। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हवाले से।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तमाम पाकिस्तान को, वतन पाकिस्तान को, जितने भी हैं उनको मैं अपनी तरफ से, अपने पाकिस्तान स्वीट होम के बाबा जानी और तमाम बच्चों की तरफ से खिराज 14 अगस्त मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उन सब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हर वक्त दुआ गो रहें पाकिस्तान के लिए, ताकि वो पाकिस्तान इनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहे। हमारे साथ कुछ चंद नन्हे मेहमान भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे आज आपने क्या क्या किया। अच्छा आप बताएं, आपने आज क्या क्या किया जश्न आज़ादी पे? आज स्वीडन में गुब्बारे लगे थे और ठीक हमारे साथ ही तनवीर मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद की सूरत हाल से आपने अपडेट किया कि वहां पर पाकिस्तान स्वीट होम्स के जो बच्चे हैं वो कैसे आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। रुख करते हैं फैसलाबाद का, वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जीए तनवीर। तनवीर बताइएगा फैसलाबाद के इस वक्त क्या मनाजिर हैं, मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर हबस है, लेकिन शहरियों के जिस्मों के अंदर इतनी नमी है, उनके खून में इतनी नमी है, इस मुल्क की मोहब्बत इस हद तक है कि लोग सड़कों पर हैं। बड़ी तादाद में हमने बच्चों को देखा, बड़ों को देखा, बूढ़ों को देखा, हर शख्स की जुबान पर जिंदाबाद पाकिस्तान की सदाएं। और मेरे आकब पर आए हैं सुन्नी तहरीक के अफराद जो हैं, उन्होंने वफाए पाकिस्तान के नाम से रैली निकाली है, जिसमें बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की है, इनके कारकुनान मौजूद हैं। और इस वक्त नारेबाजी का अमल जो है वो जारी है और इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे किस आज पूरे पाकिस्तान में पूरे जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। आज हम उन बानियान पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए किरदार अदा किया। और पाकिस्तान से वफा का तकाजा यही है कि जिस तरह उन्होंने वतन को बनाने के लिए किरदार अदा किया, हम इसको बचाने के लिए किरदार अदा करें। और आज हमें जैसे बनाने के लिए किरदार अदा किया, बचाने के लिए भी वैसे ही शहर भर में हर शख्स अपनी तबीयत के मुताबिक अपने अपने हिसाब से इस जश्न को मना रहा है। 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तनवीर फैसलाबाद से, अमजद कायम खानशी और अनवर अब्बास फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आज की ट्रांसमिशन हमारे मेहमान साबिक ओलंपियन और फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ गुलकार हैं, बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन हैं जवाद अहमद, और सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और लाहौर स्टूडियो ही चलते हैं। जवाद अहमद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। अब हमने देखा है कि आपके गाने जो हैं वो अभी तक, गो कि आप पॉलिटिकल साइड पे अब आ चुके हैं, लेकिन आपके जो गाए हुए गाने हैं अभी तक हमारे कानों में रस घोलते हैं। 14 अगस्त का मौका है, क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले 14 अगस्त जब मनाई जाती थी, कोविड से पहले की बात की जाए, उसमें और अब में आपकी नजर में कुछ फर्क आया है? फ़र्क तो डेफिनेटली आया है, बल्कि पूरी ज़िंदगी में ही फ़र्क आया, मुंजमद हो गई है। अगर आप हमारे फील्ड का जायज़ा लें, मौसीकी का भी और शोबिज़ का भी, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आप समझें कि रिसीड की हैं, कोई बेहतर नहीं हुआ। अभी भी कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे। आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई शो होता था, तो वो उस तरह नहीं हो पाता, तो फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन जो आपने 14 अगस्त की बात की है, उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारी तो एक ही दुआ है कि तमाम पाकिस्तानी को खुशहाली मिले, इस मुल्क के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो। ये असल चीज़ है जिस पे काम होना चाहिए। और बराबरी की सतह पे लोगों को मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज मिले। इस मुल्क के अंदर बुनियादी ज़रूरियात उनकी जो हैं वो बराबरी की सतह पे मिले। अगर पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन जाए तो मुझे लगता है कि जो बाकी मामलात हैं ना, जिसमें हम लड़ते रहते हैं, छोटे मोटे मामलात, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब पेट भरा हो ना, और जब लोग खुशहाल हों, जैसे हमने देखा कि खुशहाल इलाके होते हैं शहरों में, उनमें लोग लड़ाइयाँ नहीं करते। एक घर को ये भी नहीं पता होता दूसरे घर में क्या हो रहा है। तो उसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर खुशहाली आती है, और हमने खुशहाल मुल्कों में भी देखा है कि ऐसे मुल्कों में ना कत्ल होता है, ना डाका डाला जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्पेशली नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जो मुल्क हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ पे छोटे मोटे जुराइम भी नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि खुशहाली में लोग जो है वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो मैं यही चाहूँगा, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान सबके लिए खुशहाल हो। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने की है। जवाद, आप ही की बात को आगे बढ़ाएंगे। समीउल्लाह साहब, आज क्या ज़रूरत है हमारी कौम को?
हमारी नौजवान नस्ल को एक नया पैगाम देने की ख़ास तौर पे आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर हमारी जो नौजवान नस्ल है और उनको वो कुर्बानियाँ भी याद दिलाने की ज़रूरत है। यकीनन जो हमारे आबा व अजदाद ने दी, जिस तरह से पाकिस्तान हासिल हुआ, ना सिर्फ ये एक नया तजदीद अहद वफ़ा करने की कितनी ज़रूरत है आपके ख्याल में? हमारे जो नौजवान हैं, जैसे हम झंडे लहराते हैं और बाज़ारों में और सब जगहों पे गलियों में पाकिस्तान झंडा होता है, तो एक जज्बा ज़रूर उजागर होता है। नौजवानों को ये बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, इसमें हमारी फ़ौज, हमारे सारे सिविलियन जितने भी हैं वो शामिल होते हैं। अच्छी बात है, मेरे में ये होना चाहिए। और नौजवान जो भी पैदा हो रहे हैं, जो 15 साल के हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानी के बाद बना, किस तरह बना, और कायद-ए-आज़म और उनके जो रफ़क़ाए-तार थे उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो एक अच्छी मूव है और होनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। मुझे ऐसा लगा जैसे हम 70 बहारें देख चुके, 74 साल हो गए पाकिस्तान को। पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है। इंशाअल्लाह दुआ मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे जाए और हम सब के लिए अच्छाई हो। आमीन आमीन आमीन। समीरा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उसामा गाजी, मैं और सुमैया जब शुरू में बात कर रहे थे तो वो उस वक्त को याद कर रहे थे जब बहुत पहले की बात भी नहीं है, बचपन को याद कर रहे थे कि उस वक्त जब हम लोग होते थे, उस वक्त झंडियाँ खुद से घर में लाते थे, उनको वो आटे के साथ या लई के साथ एक डोर पे पिरोते थे और फिर उसको लगाया जाता था। अब सामा, आप समझते हैं कि अब भी वो जज्बा मौजूद है, अभी भी वो चीज़ें जो कि हमारे दौर में की जाती थी अब भी की जा रही हैं? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि बढ़ा है। अंदाज फ़र्क आप ज़रूर कह सकते हो गया। अब देखिए ना, बच्चों के पास मोबाइल हैं, बच्चों के पास इस तरह के गैजेट्स हैं, तो उनको इस तरह आदत नहीं है कि वो ला कर वो गम से और एक एक झंडी को लगाएं करें, और टाइम भी नहीं है। पढ़ाई का पहले से ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बोझ पहले से ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो ये वजह है। वरना बच्चों में आज भी इतना जोशो खरोच, मुझे यकीन करें रात को ऑफिस से मुझे जाना पड़ा और मेरी बेटी ने शोर मचाया हुआ था, उसकी माँ ने कहा कि नहीं जी ये तो सोएगी नहीं। फिर हम रात को निकले हैं, बड़ी मुश्किल से उसका लिबास हमें कहीं कोने से मिला जाकर, क्योंकि रात बहुत हो गई थी स्टॉल से, तब जाकर उसकी तसल्ली हुई कि जी 14 अगस्त की मेरी तो तैयारी रह गई है। तो इस तरह से सब बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जितना वो हो सकता है, तो उनकी खुशियां तो वो हैं। और हमें शायद लिबास का इतना नहीं होता था, आज के बच्चों को लिबास का ज़्यादा है, हमें झंडियों का और इन चीज़ों का। फिर ये कि जी हमारा झंडा सबसे बड़ा होना चाहिए, तो बच्चों में ये कंपटीशन तो आज भी है, खुशी बनाने का बिल्कुल मैं समझता हूँ आज भी है। और बड़ा खूबसूरत भी जवाद भाई को भी मैं बता रहा था कि आज आते हुए ऑफिस में जब आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में जो सबसे ज़्यादा तैयार मुझे बच्चा नजर आया वो कूड़ा करकट उठाने वाला था। वो गधा रेडी पर जा रहा था और कूड़ा भी साथ उठा रहा था, और एक तो इस मुल्क में जो कूड़ा करकट है उसको साफ कर रहा है, और गरीब तरीन तबका आप उसको कहेंगे, तो वो भी इसमें खुशी में शामिल है। उसने वो शर्ट पहनी हुई, उसने अपनी निकर पहनी हुई, अब पता नहीं उसने किस तरह से वो ली है, कहाँ से मिली उसको, जिस तरह भी, लेकिन वो पूरा, और एक उसके अंदर एक जज्बा था, एक खुशी से ना एक्टिव था। नॉर्मल डेज में मैं नहीं देखता कि इतने बच्चे जो है बेचारे, वो जाहिर है कोई इतना ऐसा तो नहीं काम करे। काश जिस तरह जवाद अहमद साहब का विजन है कि जी वो बच्चे वो स्कूल जा रहा हो, वो वहाँ पर आज स्कूल में उसके फंक्शन हो रहा हो, बजाय इसके कि आज वो गधा रेडी पर कूड़ा उठाकर और वो जा रहा है, लेकिन वो भी खुश है। तो ये देखकर मुझे भी बड़ी राहत हुई। तो जज्बा माशाल्लाह आज भी बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अंदाज ज़रूर मुख्तलिफ है लेकिन जज्बा वही है। और जिस तरह आपने अपने बच्चों का जिक्र किया, बच्चों में ये ज़रूर चीज़ होनी चाहिए, माँ बाप को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर तैयारी करवाएं। और मेरे बच्चों ने तैयारी की और मेरी भी तैयारी करवा दी है, और मुझे ये बैंड पहना दिया बच्चों वाला कि ज़बरदस्ती कि अम्मा आप ये पहन के जाएँ, आज 14 अगस्त है। तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात है और हमें इसको ज़रूर जो है वो मैंशन भी करना चाहिए। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, दुनिया मुख्तलिफ हो गई है, हालात बदल चुके हैं, कोरोना ने हमारी ज़िंदगियों को बिल्कुल तब्दील कर दिया है, और इस तब्दील शुदा ज़िंदगी में ज़ाहिर हमारे अंदाज़ भी मुख्तलिफ हैं, हमारे जीने का ढंग भी तब्दील हो चुका है। हमें खुशियाँ भी मनानी हैं लेकिन एहतियात के साथ, और आप हमेशा बात भी करते हैं हमारी नौजवान नस्ल को, तमाम लोगों को पैगाम भी देते हैं, एहतियात का मशवरा भी देते हैं। आज के दिन पर आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर खुशियाँ भी मनानी हैं और सेलिब्रेशंस भी करनी है, लेकिन एहतियात भी करनी है, कितना हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हमारी ज़िंदगियाँ अब तब्दील हो चुकी हैं, पहले जैसे मामलात नहीं रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही फरमाया। दरअसल अब ये चौथा सनअती इनकलाब आ चुका है और हैरत अंगेज़ दरियाफ्तें हो रही हैं। एक तरफ तो कोरोना वायरस का जो चैलेंज है जिसका आपने जिक्र किया, दूसरी तरफ बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर।
जो दिमाग दंग रह जाता है। जैसे कि नए मटेरियल्स डेवलप हो गए हैं, अगर मैं एक लिबादा आपको मेटा मटेरियल्स का पहना दूं तो आप नज़रों से गायब हो जाएंगी, क्योंकि ये रोशनी को मोड़ते हैं। इसी तरह जो नाबीना अफराद जो हैं अब अपने ज़बान के ज़रिए देख सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस ईजाद हो गया है जिसमें कैमरा लगा होता है चश्मे में, और वो जो है वो उसके हाथ में एक सेंसर्स होते हैं, एक लॉलीपॉप की तरह का 400 सेंसर्स होते हैं। जैसे ही वो नाबीना अफराद अपनी ज़बान पे रखता है तो बीनाई काफ़ी हद तक वापस आ जाती है। इसी तरीके से जीनोमिक्स के अंदर कुछ साइंसदानों ने फूलों के अंदर जुगनू के जीन्स डाल दिए हैं, और जुगनू की तरह फूल जो हैं वो रात को चमकते हैं। इसी तरह एंटी एजिंग कंपाउंड डिस्कवर हो गए हैं, क्योंकि जो उम्र रसीदगी का अमल है उसको न सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि उसको पलटा भी जा सकता है, यानी कि बूढ़े लोगों को दोबारा जवान किया जा सकता है। तो ये जो है ये निकोटीनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और कई मुरक्कबात हैं जो कि इस वक्त एंटी एजिंग के लिए अब इस्तेमाल हो। इसलिए सोचा जा रहा है कि अब जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं उनकी उम्रें जो हैं 120 या 150 साल तक होंगी, बिकॉज ऑफ दीज अमेजिंग डिस्कवरीज जो इस वक्त हो रही हैं। तो जो स्पीशीज पहले एवोल्यूशन के ज़रिए लाखों साल लगते थे, अब एक मॉलिक्यूलर सिजर्स ईजाद हो गई हैं जिससे आप एक जीन का हिस्सा काटें। मसल में गुलाब में जो खुशबू आती है वो वाले जीन्स काट कर आप चावल में डाल दें उनके जीन्स, तो फिर गुलाब की खुशबू के चावल पैदा किए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अमेजिंग वर्ल्ड है ये, और इस दुनिया के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान तबकों के लिए। डिस्टेंस एजुकेशन में ख़ास तौर पे आपने देखा कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा अब आम हो गया है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा विंडोज़ खुली हैं, दरवाजे खुले हैं कि आप बैठे बैठे MIT और हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो बड़ी अजीब व गरीब दुनिया है, और ये दुनिया जो है नई दुनिया जो अब है, जो कोरोना वायरस और उसके बाद वाली दुनिया, उसके लिए पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए। कोरोना के बाद वाली दुनिया जो होगी वो मोस्टली IT पे डिपेंडेंट होगी, और IT के ऊपर ही ज़्यादा अब फोकस होगा। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा जवाद भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाएंगे। वो क्या कहते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो कोई अच्छा सा गाना सुना दें। मैं चाहूँगा कि अगर दोस्ती अगर आप हमें सुना दें। क्या बात है, ज़बरदस्त कामरान। मुझे आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने भी यही कहा था अभी मेरा फेवरेट है ये गाना, आपने जरूर सुनाना है। आपने ऑन है, हम सबका बहुत शुक्रिया। तमाम पाकिस्तान को डेडिकेट कर रहा हूँ, और उन पाकिस्तानी को भी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये इट इज़ वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो कि जिससे मेरे बचपन की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट जवाद भाई कि आप ना शक्ल से लगते हैं ना आप हैं इतने ज़्यादा उम्र के हैं, बट मेरी बहुत सी यादें खास तौर पे इस गाने से वाबस्ता है। PTV का दौर होता था और ये गाना अक्सर चल रहा होता था। नहीं, ये तो फेवरेट सॉन्ग है, और ये सिर्फ हमारा नहीं। मैं एक चीज जी जवाद, एक चीज मैं जरा ऐड ऑन कर दूं कि हमारे बच्चों का भी ये फेवरेट सॉन्ग है। जी जी, अरे वाह जी, कमाल है, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है। जी जी, इसका मतलब कि अगली जनरेशन जो है मेरे अगर गाने सुन रही है तो मेरी बात भी शायद सुन लेगी जो मैं करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के साथ, जो हमारी पार्टी के थ्रू हम बात कर रहे हैं। जी बोलिए। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ समीउल्ला साहब बैठे हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो हैं वो स्पोर्ट्स के एक बहुत बड़ा नाम है, और मेरी मुलाकात भी है इनसे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनसे जब भी मिलता हूँ। फिर अताउर रहमान साहब बैठे हैं और फिर मेरे सामने उसामा भी हैं, आप दोनों भी बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो अरशद नदीम ने अभी जो ओलंपिक्स में जी। जो किया है काम हमारे लिए, एक उसको भी हम सराह दें। और फिर वैसे भी पाकिस्तान में तमाम स्पोर्ट्स के लोग, शोबिस के लोग, तमाम वो लोग जो इस मुल्क के अंदर तरक्की के लिए मुल्क की भी और अपनी ख्वाहिशात को भी
कहते हैं पूरा करने के लिए, कोई एक्सीलेंस अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए मैं 2 लाइंस करना चाहूंगा। जी जरूर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये गाना आपका अब तमाम जब भी कोई हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही होती है, ये गाना जरूर होता है। ये लाजमी है। बिल्कुल गेम से पहले भी और गेम से बाद भी है। अगर हमारा जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी हो पाती है। एनी हाउ जवाद भाई, स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है, इससे पहले कि मैं दीगर शुरका पे जाऊं, आपकी बराबरी पार्टी है, स्पोर्ट्स के हवाले से वैसे कुछ प्लान्स हैं आपके, अगर आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो? देखिए, हम तो कोई इस बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहते। हम तो सबसे पहले तो गुर्बत को और उसको देखना चाहते हैं कि लोगों की तालीम, सेहत, रोज़गार की बात हो। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि हमें इमरान खान से कहना चाहिए, वो तो स्पोर्ट्स के बहुत बड़े स्टार रहे हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए। जब वो करेंगे, अगर दोबारा आएंगे तो वो भी इसको कंटिन्यू कर सकेंगे, और अगर कोई और लोग आए उनकी जगह तो वो भी इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। मेरा ख्याल है ये आज इस वक्त इनके ऊपर जो है, मेरा ख्याल है, जिम्मेदारी आयद होती है और इनको करना भी चाहिए। सही कह रहे हैं, वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस तरह के नामासाइद हालात में हमारे जो एथलीट्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे होते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि वो जहाँ तक पहुँचे हैं यही बहुत बड़ी अचीवमेंट। सारिम बर्नी साहब भी हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन, उनको हम वेलकम कहेंगे। सारिम बर्नी साहब, बहुत जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो, और कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? इस तरह अभी हम बात भी कर रहे हैं, हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, वो कोविड के बाद दुनिया चेंज हो चुकी है। आज के दिन की मुनासबत से आप इस दिन को किस तरह मनाते हैं? देखिए, मैं तो ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, मुहर्रम हो, तो एक ही बात कहता हूँ कि ये दिन आते हैं हमें पहले से बेहतर करने के लिए। अगर हम पहले ही की जगह खड़े हुए हैं तो मेरा ख्याल है इस दिन का मनाना जो है वो सिर्फ एक टाइम का जो है ना ज़ाया है। तो हमें 14 अगस्त को इसी तरीके से मनाना चाहिए कि जो मसाइल पीछे रह गए ज़िंदगी में वो आगे ज़िंदगी में नहीं आए, हमारी आगे ज़िंदगी हमारी बेहतर से बेहतर होती चली जाए। और अक्सर एक शिकायत भी है थोड़ी सी कि सड़कों पे जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो कुछ कर रहे होते हैं, इससे वो बाजा जिसने इजाद कर दिया ना उस पे तो बहुत सारी नहीं, बाजे की जगह बजा ले तो बुरा नहीं लगता। आप राह चलते अगर किसी बाइक के चलने वाले किसी फैमिली के जाते हुए बजाते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। जिस तरीके से बाइक से सुबह चला रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, वो फिर सारा वो बेहंगम है। मैं ये सोचता हूँ कि बाजे की जो आवाज है वो इतनी इरिटेटिंग है, इट्स नॉट, वो कानों को सूदिंग नहीं है कर रही। अब अगर कोई गाना चल रहा है, चले ऊंचा भी चल रहा है, तो वो म्यूजिक है। बाजा साउंड, हम ये क्यों ना बताएं अपने इस प्लेटफॉर्म से कामरान, मैं और आप, कि आपका अगर आपने मोहब्बत का इजहार करना है अपने मुल्क से, तो आप अपनी बाइक का साइलेंसर निकाल के बाजा बजा के शोर बचा के नहीं करना है। बिल्कुल, दरख्त उगाएं आप, ये नहीं है। आप मुल्क को साफ रखें, आपको बल्कि तजदीद अहद वफा की आप बात जो कर रही थी, ये तजदीद अहद वफा ये करें कि आपने जब अब पूरा अगला साल जो होगा, नेक्स्ट 14 अगस्त तक, आपने कभी भी कोई रैपर अगर होगा किसी चीज का, कोई बॉटल होगी, उसको आपने लिटर नहीं करना है सड़क पे, उसको आपने डस्टबिन में डालना है। अगर आपको लगता है कि बाहर कोई चीज पड़ी हुई है तो आप तजदीद अहद वफा आज ये करें कि आपने अपने मोहल्ले की, अपने मुल्क की, अपने इलाके की सफाई का आपने खुद ख्याल रखना है। अपने बच्चों को आप बिल्कुल जो है वो कहें, और उनको अगर आप ये नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे, तो फिर हम कैसे खुद से आप ये कर सकते हैं? आप समझते हैं कि जब हम अपने बच्चों को जश्न आज़ादी का असल मकसद, असल मतलब बता नहीं पाते और ये नहीं बता पाते कि मोहब्बत का इजहार कैसे करना है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ यही वजूहत हैं जिसकी वजह से ये सब हम शिकायतें भी इसके अंदर कर रहे होते हैं। अगर हम ये चीज़ें उनको सिखाएं, बताएं, ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ था, क्या कुछ हुआ था जब वहाँ से आए थे लोग यहाँ पे, और कितनी जानें दी गई थी, और वो जानें जिन्होंने दी गई थी वो कोई अजनबी थोड़ी थे, हमारे ही बुजुर्ग लोग थे सारे के सारे। तो उनके दिन को इस तरीके से मनाएं कि उनकी दी हुई जान को भी खुशी महसूस हो। आज जिस तरह हम सड़कों पे मना रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि उधर खासतौर पर कराची वाले हमारे गुटके बहुत खाते, इधर गुटका खाया, उधर उसका जो वो फेंक दिया या कुछ कचरा फेंक दिया। मैं समझता हूँ इस तरीके से तो कोई भी दिन नहीं मनाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। समीउल्लाह साहब की जाने जरा जाएंगे। समी साहब, अभी हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे। हमारे मुल्क में जिस तरह मैंने भी कहा कि जिस तरह के हालात हैं और जिन हालात में और जिस तरह की ट्रेनिंग हमारे नौजवानों को मिलती है, उसके बावजूद वो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। अभी जिस तरह से अरशद नदीम की बात अभी की, और बिल्कुल खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मैं तो समझती हूँ जहाँ तक भी हमारे एथलीट पहुँचे यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काम उस तरह से नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे इस पर?
सबसे पहले तो जवाद को सलाम और डॉक्टर अताउर रहमान साहब को भी सलाम। बड़े उन्होंने अच्छी बातें की और जवाद हमेशा ही इस तरह मोटिवेटेड ही रहे। आपकी बात ठीक है कि इस ओलंपिक में नदीम ने और तलहा ने जो कारनामा अंजाम दिया, बड़ी खुशी हुई कि नामसाइद हालात और कोविड में और फिर पाकिस्तान में फैसिलिटीज भी नहीं हैं, तो उसमें उन्होंने 5वें नंबर पे आए। दुनिया में ये बहुत बड़ी बात है, ओलंपिक में 5वें नंबर पे आना हम जैसे मुल्क के लिए बड़ी अचीवमेंट है। हमारी चाहिए कि जैसे इस्लामाबाद में एक बिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में होना चाहिए, जैसे सिंध में है, KPK में है, बलोचिस्तान में है, पंजाब में है, ताकि नज़दीक तरीन जो सेंटर हो वहाँ पर खिलाड़ी जाएँ और मॉडर्न जो है टेक्निक्स उनको दी जाए, मॉडर्न टेलीविजन और वीडियोज़ और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको बताई जाएँ, और वहाँ पे जो लोग इतने अच्छे हों कि समझा सकें, क्योंकि हमारी जनरल एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। जैसे हमारे 2 खिलाड़ी गए इतने हाईली एजुकेटेड नहीं थे, तो उनको बताया जाए कि आप अगर ये स्टेप लेंगे, ये चीज़ें करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे, आप स्विमिंग करेंगे, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो इनहेंस होंगी, आपके जो रिकॉर्ड है वो बेहतर होंगे। तो ये चीज़ें लेकिन सर क्या आपने ये नहीं समझते हैं कि हम नामसाइद हालात की बात करते हैं, इनकी जो भी खिलाड़ी हैं हमारे उन पर फोकस ना करने की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों की बात नहीं करते हैं कि जो इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये चीज करनी है, क्या उनको भी कटहरे में लाने की जरूरत नहीं है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी एक न्यूज़ चली हुई है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और दूसरे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुतालिक, जो मिनिस्ट्री इतनी मुतहर्रिक है, तो ये होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फेडरेशन जब अच्छी होंगी, जब ओलंपिक कमेटी अच्छी होगी, जब पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अच्छी होगी, तो अच्छे लोग ही आएंगे। ये बेहतरीन मौका है 2020 का जो था हमारा ओलंपिक गेम, जिसमें हमने हॉकी में खास तौर पर क्वालिफाई नहीं किया, और बाकी जितने भी थे वाइल्ड कार्ड मिले सिवाय जेवलिन थ्रो के। ये चीजें सोचनी चाहिए। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि और सर सिर्फ ये तो ओलंपियन आ गए, अरशद नदीम सामने आ गए और बहुत हाइप क्रिएट होगी। इसके अलावा भी हम क्रिकेट में बात करते थे, अपनी एक नंबर 1 टीम की बात करते थे जो कि बड़े बड़ी टीम्स के साथ टकराती थी। आज हम अपनी टीम की हालत देख लें, हॉकी की हालत देख लें, हम अपनी स्क्वॉश की हालत देख लें। स्क्वॉश में हम लोग कितने अरसे तक नंबर 1 रहे, अब कहीं नजर ही नहीं, नाम भी नहीं है हमारा। तो ये इसका कोई ना कोई जिम्मेदार तो है ना। ये सब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं तो सबसे पहले कहूँगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इतनी फाल नहीं, फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो कहती है कि हम पुष्टि करते हैं, लेकिन एक गवर्निंग बॉडी है, उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और फिर जो लोकल फेडरेशन है उनको मॉनिटर करना चाहिए। इतने पैसे देने के बावजूद खिलाड़ी को कोई फायदा नहीं हो रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खिलाड़ी जो है दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सारे स्पोर्ट्स जैसे आपने नाम लिया, स्नूकर का, ये जो स्क्वॉश है, हॉकी है, फिर क्रिकेट है, तो इसमें खिलाड़ी नहीं आ रहे। इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। और जैसे जवाद ने भी एक गाना बनाया कि जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, आप हमारे हीरो हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। हम जितनी इनको बरात देंगे उतना ही अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो ये चीज़ें इस ओलंपिक से हमें सबक सीखना चाहिए जो 1 साल बाद हुए। मैं फिर आपसे कहूँगा कि फेडरेशन के जो लोग हैं पिछले 8 सालों से 10 सालों से, उनको खुद ही छोड़ जाना चाहिए और बेहतर लोगों को जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो उनको ऊपर लाना चाहिए। सही है, बिल्कुल आपने सही बात की उसामा। ज़ाहिर है हमें हर पहलू पर काम भी करने की ज़रूरत है, शोबे में बेहतरी की ज़रूरत हमेशा रहती है। और आज जो हालात हैं उन हालात के तनाजुर में हमें ज़ाहिर है अच्छी चीज़ों को भी देखना है, अच्छी चीज़ों को उजागर भी करना है, और ना सिर्फ ये बल्कि जहाँ हैं उसकी निशानदही भी करनी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज का दिन सिर्फ मना लेने से, आज के दिन की सिर्फ सेलिब्रेशन करने से क्या हम आज के दिन का अदा कर देंगे? क्या इतना ही काफ़ी होगा? देखें तो ये अल्लाह का खास फजल और करम है कि इन हालात में भी पाकिस्तान आगे बढ़ता रहा, सर्वाइव करता रहा। आपने देखा कि जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई, बहुत से लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान तो अब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। जिस तरह देखते रोज़ खुदकुश हमले हो रहे हैं, कितने बुरे हालात थे। तो अल्लाह का खास फजल और करम है कि उनका पाकिस्तान ने मुकाबला किया। और अब मुझे बड़ी उम्मीद है कि सिर्फ ये अफगानिस्तान की सूरत हाल किसी तरह से कंट्रोल हो जाए तो फिर चंद सालों में पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से जुड़कर तरक्की जो है, देखिए वो तिजारत से होनी है, वो
आमदरफ्त से होनी है, वो तालीम से, सेहत से, खुशहाली से। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे तो जब कन पट्टी पर पिस्तौल हर वक्त रखा होगा एक बड़े मुल्क के साथ, आपके भारत है कि जी छोड़ेंगे नहीं, ख़त्म कर देंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई साजिशें करते रहेंगे, तो फिर आपकी एनर्जी तो ये अपने आप को अपने दिफा में बहुत ज़्यादा लगती है। वरना तो आप देखिएगा एक पागल दुश्मन है आपका, वो कुछ भी कर देगा आपके साथ। तो इसलिए लेकिन इंशाल्लाह बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को भारत जैसा हमसाया मिला है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा डॉक्टर अता साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आज हम आज़ादी का दिन तो मना रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो कि मुझसे भी और आई एम श्योर कि आपसे भी बहुत से लोग करते होंगे कि इस कोरोना वायरस से हमें कब आज़ादी मिलेगी? ये जो है सालों तक आपके पास रहेगा, आसानी से जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये बदल बदल के मुख्तलिफ अशकाल में आ रहा है और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल होती है वो छा जाती है। वैक्सीन्स डेवलपमेंट जो है वो साल डेढ़ साल पीछे रहती हैं। तो जब तक दुनिया की 80% आबादी जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाती, जब तक ये जाने वाला नहीं है। और इसीलिए हमने एक नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी कराची यूनिवर्सिटी में कायम किया है, जहाँ जेनेटिक स्ट्रक्चर इसका देखा जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। और अभी पिछले हफ्ते एक नया वेरिएंट हमने पाया है, कैपा वेरिएंट, जो ये पहले इंडिया में भी पाया गया था और ये अब पाकिस्तान में भी पाया गया है। तो नई नई अशकाल बदल के आ रहा है, तो ये हमारे साथ है। लेकिन मैं एक दो चीज़ें आपके खिदमत में पेश करूँगा कि दो तीन बड़ी अजीब बहुत ही अहम चीज़ें पाकिस्तान में हुई हैं जिसका अक्सर लोगों को पता नहीं है। एक तो पाकिस्तान की पहली बैनुल अक़वामी जामिया, जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसमें 8 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपनी डिग्रियां देंगी, वो इस्लामाबाद के करीब कायम हो चुकी है, क्लासेस शुरू हो चुके हैं। ये पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी है, जिसमें 3 ऑस्ट्रियन और 5 चाइनीज़ यूनिवर्सिटी। तो ये जो है, इसका जो दिल है वो टेक्नोलॉजी पार्क है और उसमें कोरोना वायरस और इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी रिसर्च होगी। दूसरा जो है एक बहुत बड़ी चीज़, जो नॉलेज इकॉनमी का टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया था, उसके तहत कोई 100 अरब रुपए की प्रोजेक्ट्स इस वक्त साइंस, ज़राअत, टेक्नोलॉजी उसके मैदान में अप्रूव हुई हैं और हो रही हैं। और इनके तहत अब 400% बजट बढ़ चुका है पिछले 2 साल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो आला तालीम और साइंस के अंदर एक खामोश इनकलाब इस वक्त आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट आप अगले 5-7 साल में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और हम आगे, जैसे मैंने अर्ज़ किया था पहले, अगर आपको बढ़ना है तो आपकी असल क़ुव्वत जो है वो 70% आबादी है तकरीबन, जो 30 साल से उम्र से कम उम्र की है, वही आपका मुस्तक़बिल है। और उनके अंदर अल्लाह ताला ने जो तख्लीक़ी सलाहियतें कूट कूट के भर रखी हैं, उनके अंदर हमें वो उकाबी रूह दोबारा बेदार करनी पड़ेगी, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था कि वो उकाबी रूह हमारे नौजवानों में बेदार हो, ताकि उनकी नज़र फिर आसमानों में रहे और नई नई जो दुनिया है वो फिर डिस्कवर करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बच्चों को ज़रूर ज़ाहिर है ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना भी चाहिए। कोई टैलेंट की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। जवाद अहमद साहब, आप किस तरह से देखते हैं? ज़ाहिर हम जब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, हम हालात की बात करते हैं, नौजवान नस्ल, हमारे आने वाले बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जब हम मेरिट की बात करते हैं, तो उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये अभी तक कोई ऐसी समत नहीं है कि बच्चों को लगे कि अगर उन्होंने किसी शोबे में जाना है तो वो किस तरीके से जाएं और किस तरह से काम करें। आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा देखिए, मेरी जो शुरू से एक प्रॉब्लम है कि मैं जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ ना, तो मुझे गरीब लोग नज़र आते हैं, मुझे परेशान लोग नज़र आते हैं, मुझे छोटी मोटरसाइकिलें, साइकिलें या पैदल चलते हुए लोग नज़र आते हैं, मुझे गाड़ियाँ नज़र नहीं आती। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो इन्हीं हालात में रहते हैं, इसलिए मुझे वो नज़र आते हैं और मैं अपनी नज़र चुरा नहीं सकता। तो 14 अगस्त पे मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, आपका प्रोग्राम भी बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन ये बात तो तय है कि अभी अताउर रहमान साहब बातें जो कर रहे थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी और उन्होंने जो इससे पहले इनोवेशंस की जो बात की, साइंटिफिक, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है कि इससे दुनिया चेंज हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम हालात देखें ना, तो अभी रिसेंटली मेरे पास लोग आए इंजीनियर्स, जो कि पाकिस्तान के अंदर इतनी सैचुरेशन होगी हुई है कि 15-15 हज़ार
20-20 हज़ार 35-35 हज़ार में जॉब्स करने को तैयार हैं इंजीनियर्स इस वक्त। और ये भी हाल है कि यहाँ पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जिस तरह जिनको हम कहते हैं ना, इन्होंने उनका नाम रखा हुआ है लमसम माफिया, ये इंजीनियर्स ने रखा हुआ है। और वो ये करते हैं कि इनका सिर्फ इंदराज कर लेते हैं, वो इंदराज करके उसके बाद वो कहते हैं कि जी आपको हम पैसे दे देंगे, आप ये कहेंगे जी हम जॉब के अंदर हैं, मतलब हम एम्प्लॉयड हैं, असल में वो नहीं होते। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना हालात, एक पढ़ा लिखा इंसान जो जिसके वालिदैन उसको सारी उम्र अपना पेट काट के पढ़ाते हैं और उसको इंजीनियर बनाते हैं। पहले एक ज़माने में डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना बहुत बड़ी बात होती थी। अभी भी मैं समझता हूँ कि किसी भी दुनिया के अंदर इंजीनियर्स नहीं होंगे तो साइंस टेक्नोलॉजी किसी किस्म की जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो नहीं हो सकेगी। तो अगर इंजीनियर्स का हमने ये हाल किया हुआ है तो पाकिस्तान के लम्हा फिक्रिया है, हमें पाकिस्तान के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मैं फिर वही कहूँगा, अपनी बात ज़रूर करूँगा कि वो उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आम लोग पॉलिटिक्स में आके पार्टिसिपेशन ना करें, इन्वॉल्व ना हों और आम लोग स्टेक ना लें पॉलिटिक्स के अंदर आगे। जब तक ये नहीं होगा ना तो मुझे नहीं लगता कि तो ये आम लोगों की जो आपने बात की, नजर आता है भागते हैं ना पॉलिटिक्स से, सियासत से भागता है एक आम आदमी, वो कहता है सियासत नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर बहुत रिस्क होता है। ज़ाहिर हर कोई नहीं लेता ये रिस्क, आपने लिया, आपने सोचा, लेकिन वही शख्स सोच सकता है जो किसी दूसरे की ज़िंदगी तब्दील करने के बारे में सोचता है। तो कैसे लें रिस्क? ये रिस्क लेना बड़ा मुश्किल काम होता है जवाद अहमद साहब, ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी थोड़ा अर्सा पहले भी एक प्रोग्राम में बोला है कि ये बड़ा दिलेरी का काम है। पता है जब पॉलिटिक्स में आप आते हैं ना तो आपकी दो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एक चीज़ आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ जो आप ज़िंदगी में इसके अलावा कर रहे होते हैं, आप मुतनाज़ा बन जाते हैं, आप पार्टीज़ के सामने खड़े होते हैं, उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स आपको बुरा समझना शुरू कर देते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा एक और मामला भी होता है कि आप के जो पैसे बनाने की जो ज़िंदगी में है ना ख्वाहिश, आप अपने बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इससे ज़्यादा फार्म हाउस ले लेना, मैं समझता हूँ अगर कोई सियासत में आता है ना उसको ये काम नहीं करने चाहिए। उसको एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए, आम औरत की तरह, आम घर में रहे, एक गाड़ी हो, कोई थोड़े बहुत घर में पैसे हो खाने पीने के। लेकिन ये नहीं करते ना। आप सियासत में देखें कौन लोग हैं, इन लोगों के तो मकान ही जो हैं वो 30 कनाल में है या हज़ारों कनाल में है। उसके बाद इनके पास इर्द गिर्द लेविश लाइफस्टाइल है, इनकी पूरी ज़िंदगी एक ख़ास किस्म की है। ये रईसज़ादे हैं सारे। तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान ये लोग बदल सकते हैं, क्योंकि जिन 22 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं उनमें 85% लोग, क्योंकि ये निज़ाम जवाब साहब इन्हीं को सपोर्ट करता है। द रीज़न आम आदमी जो है वो पॉलिटिक्स में आता भी नहीं है क्योंकि वो उसके पास इतने ज़राए नहीं हैं, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में आ सके और फिर अपने आप को मेंटेन भी कर सके। यही निज़ाम है जो कि इनको सपोर्ट करता है, जो कि अमीर लोग हैं और फिर वो उन्हीं की अपनी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी निज़ाम को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सारिम भरनी साहब। अच्छा, मैं एक बात आप सुन लें, पता ये बड़ी ज़रूरी है, आप यंग आदमी हैं। देखिए इंग्लैंड में एक पार्टी है, उसका नाम है लेबर पार्टी। वो लेबर पार्टी है जो आम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसी तरह आम आदमी पार्टी अभी बनी है दिल्ली में, वो आम आदमियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। सेलिब्रिटीज़ भी ज्वाइन कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान में आम लोगों की पार्टी है नहीं कोई, और ये आप माने कि आम लोगों की पार्टी वही होती है जिसमें लीडरशिप भी आम लोगों को मिले। तो ये ऐसी पार्टी जब तक बनेगी नहीं ना, इन लोगों के हकूक़। लेकिन सर यही तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की थी, जो बातें आप कर रहे हैं, इसी तरह की बातें, सेम बातें कि आम आदमी ऊपर आएगा, आम आदमी जो होगा वो भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगा, आम आदमी जो होगा उसको हुकूक मिलेंगे। बातें तो अभी तक हो रही हैं कामरान, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हो नहीं पाता है। आई होप और आई विश कि आप को जब इस इक़्तिदार पे आप पहुंचे तो आप जो बातें कर रहे हैं उनको आप पूरा भी करें। सारिम भरनी साहब, आप समाजी कारकुन हैं, डेली बेसिस पर आपका राब्ता रहता है आम आदमी के साथ। अब कोविड से पहले और कोविड के बाद आप क्या समझते हैं, जो हमारी आप क्योंकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी रन करते हैं, तो जो आवाम है उसका लाइफस्टाइल जो है वो कितना तब्दील हुआ है? देखिए, तब्दीली तो आई है, काफ़ी तब्दीली आई है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए कोविड के अंदर, और 2 साल होने को आ गए, बल्कि मेरा ख्याल है बिल्कुल 2 साल हो रहे हैं अभी इसको। तो लोग बेरोज़गार हुए बहुत ज़्यादा। लोगों की तनख्वाहें, जो बेरोज़गार नहीं हुआ है, अगर 50,000 तनख्वाह थी तो 25,000 तनख्वाह पे आ गया। फिर मसाइल वहीं के वहीं हैं, बिजली का बिल वही है, गैस का बिल वही है, स्कूल की फ़ीसेस वही हैं। तो इंसान परेशान तो होगा, और अगर इस पे काम नहीं किया गया अभी भी,
तो मेरा ख्याल है बहुत आगे जो है ना परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी रहेगी किसके लिए, ये भी तो सोचने की ज़रूरत है ना। जब इंसान इस तबाहाली पे चला जाएगा तो हमारे कोई चीज़ किसी काम की नहीं रहेगी। और पाकिस्तान एक, मैं समझता हूँ साइंस और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल काम होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उससे अहम चीज़ ये पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर मुल्क कहलाता है। एग्रीकल्चर पे क्या काम हो रहा है हमारे पास, कोई किसी किस्म का काम नहीं है। कोई वज़ीर आज़म साहब ने एक बात कही थी, मुझे बुरी इसलिए लगी थी कि वो लेवल वज़ीर आज़म का नहीं है कि वो बताए कि बकरे रखो, गाय रखो या अंडे रखो या मुर्गियाँ रखो। ये सब जो हमारा एग्रीकल्चर का मिनिस्टर है उसको करनी चाहिए, लेकिन उस पर हमारे यहाँ काम होना चाहिए। हमारे पास खेती बाड़ी में काम होना चाहिए। हम जब पेट भरेंगे, हमारी सेहत अच्छी होगी, तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है ना इस्तेमाल कर सकेंगे, हम ज़िंदगी के इस दौड़ के अंदर चल सकेंगे। जब हम सब भूखे होंगे, हम हमारे जिस्म काम ही नहीं कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। व्हील चेयर पर अगर आ गए तो व्हील चेयर चलाने वाला तो सेहतमंद हो, अगर वो भी उसी हाल पे हो गया तो क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले में एक ईमेल आई हुई थी, मुझे, मैं पढ़ रहा था तो किसी शख्स ने कहा कि मेरी वाइफ से मेरी बात हो रही थी, उसने बताया हमारे पड़ोस में एक फैमिली है जो नाबीनाओं की फैमिली है, वो छत पे से भी बेचारे, किसी ने छत पे जगह दी हुई रहने को, तो वहाँ छत से गिर गए, उनके इलाज के भी पैसे नहीं हैं, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। तो आप मुझे बताएं, ये टेक्नोलॉजी, अगर हम चांद पे भी चले गए इनको लेकर के, तो हमने क्या पा लिया? कुछ भी नहीं पाया हमें। लेकिन सारिम साहब, एक और चीज हमने देखी है, खासतौर पे पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो दिल के बहुत धनी हैं, जब देने पे आते हैं तो अपना सब कुछ वक्फ भी कर देते हैं। अभी कोविड के बाद आप समझते हैं कि लोगों की जो देने की जो कैपेबिलिटी है उसमें भी इजाफा हुआ है, एज इन के लोग पीपल आर हेल्पिंग टू? देखिए, यही मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कोविड ने यही चीज़ें तो तबाह की हैं। आप देने वाले तो हैं, अब जब आपकी आमदनी ही ख़त्म हो गई तो यकीनन आप अब अपने मसाइल और वसाइल पे पहले तरजीह और तवज्जो देंगे, बजाय इसके कि दूसरों के लिए आप आगे बढ़ें। तो अगर आमदनी आपकी बड़ी रहती तो फिर आप लोगों के लिए भी करते। आज जब आप अपने ही बच्चों की फीसेस नहीं दे पा रहे, अपने ही बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे, तो कैसे पॉसिबल है कि आप जाकर के किसी के बच्चे का पेट भरेंगे या किसी के बच्चे की बुनियादी ज़रूरियात ही असल चीज़ है ना? जी बिल्कुल, उसी से निकल गए। अब जो हालात है, मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों पे तरजीह तवज्जो देनी चाहिए। कोविड से बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, लेकिन खेती बाड़ी नहीं रुक सकती। अगर हम उसी पे तरजीह तवज्जो दे दें, अगर हम जानवर पालने पे तरजीह तवज्जो दे दें, इस टाइप की चीज़ों पे हम आगे बढ़ें, तो मेरा ख्याल है साइंस और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की होगी, मुल्क में भी खुशहाली आएगी और हम ज़रूर बेहतरी की तरफ जाएंगे, जब तक ये कोविड भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया ने इस पर काम किया है और पूरी दुनिया ने, ज़ाहिर है हम सही है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे उस तरह के हालात नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो इस पर किया जा सकता है। जी जनाब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। और आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, हमारी नौजवान नस्ल को एक नए पैगाम की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपने कौमी हीरोज़ को भी आज के दिन याद रखने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, और कौमी हीरोज़ के हवाले से ही हमने एक स्पेशल पैकेज तैयार किया है। सबसे पहले नाजरीन वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ के हवाले से ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी। और लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने यौम आज़ादी की मुनासिबत से लिबर्टी चौक में बाइक रैली का इनेकाद किया है, जिसका मकसद पुरअमन तरीके से 14 अगस्त मनाने का पैगाम देना है। जी हाँ बिल्कुल, कामरान हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ खावर अब्बास के पास लिए चलते हैं आपको, जो इस वक्त चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। खावर, क्या बताएंगे, ये किस तरह की एक रैली है और इसका मकसद क्या है? जी, इस वक्त मैं लाहौर के लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाइक रैली का इनेकाद किया गया है, जिसको जो है वो खुद सरपरस्ती कर रहे हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजिर मेहदी। इनसे पूछ लेते हैं आज के दिन पे इनका क्या पैगाम है और ये क्या कहना चाहते हैं। सीटीओ साहब, बताएंगे आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी की। हम बेसिकली ये जो रैली कर रहे हैं, सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, शहरियों में अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि हम खुशियाँ अगर मनाना चाहें तो कानून को हाथ में लिए बगैर भी मना सकते हैं। जिंदा दिल होने का, जिंदा दिल शहरी होने का और सिविक सेंस रखने वाले शहरी होने का सबूत देना चाहिए और खुशियां मनानी चाहिए कानून के दायरे में रह। आज कितने अरसे बाद बाइक चलाने लगे हैं? जी, मैं चलाता हूं बाइक।
यहाँ पर मौजूद चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजर मेहदी की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि हम कानून में रहते हुए भी जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना सकते हैं और हमें पाकिस्तान को महफूज बनाना है। आज के दिन के हवाले से यहाँ पर पौधे भी तकसीम किए गए हैं और लोगों में झंडे बैजेस भी तकसीम किए गए हैं ताकि पाकिस्तान को बहुत शुक्रिया। जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो अपने अंदाज से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो कराची में नाजरीन पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस तकरीब के बाद रेंजर्स के जवानों और बच्चों ने 700 से ज़ायद पौधे लगाए हैं। बिल्कुल, और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में जिस तरह जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं, इसी तरह पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से भी अपने जो मुख्तलिफ विंग हैं वहाँ पर तकरीबात हो रही हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल एरिया रेंजर्स के विंग नंबर 70 में, और यहाँ पर न सिर्फ जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मिशन को पूरा करने के लिए शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया गया है। और तकरीबन 700 के करीब जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगे हैं विंग के अंदर और बाहर गलियों में। इस इवेंट में न सिर्फ यहाँ के जो विंग कमांडर हैं वो मौजूद हैं बल्कि सिविल सोसाइटी के जो अफराद हैं उनके साथ साथ बच्चे भी मौजूद हैं। पाक फौज के जवान भी हैं जिन्होंने सब्ज हिलाली परचम उठा रखे हैं और बैजेस लगा। ठीक शाहिद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, आज पूरी कौम पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मना रही है और अवाम के साथ साथ फनकार भी आज के दिन बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ मिली नगमे सुनाकर आज का दिन मना रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात है। उवैस सत्तार से जानेंगे कि कौन कौन से फनकार हैं फैसलाबाद के जो आज का दिन मिली नगमे भी गा रहे हैं और बड़े जोश से मना रहे हैं। जी उवैस। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न यौम आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अवाम के साथ साथ जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, वो भी यौम आज़ादी को बड़े एहसन तरीके से मना रहे हैं और जो मिली नगमे गा कर जो कौम का जज्बा है वो भी जगा रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान उभरते हुए सिंगर शुजा एहसान मौजूद हैं, हमारे आज इन्वाइट करने पर यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। इनसे हम कुछ सुनते भी हैं मिली नगमे और इनसे कुछ बात भी करते हैं। शुजा, आज यौम आज़ादी पूरी कौम मना रही है, तो कुछ जरा मिली नगमे सुना दें। वो जो जज्बा था ना पहले वाला, वो जज्बा जरा दोबारा जगा दें कौम के अंदर। जी बिल्कुल। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह खूबसूरती से इन्होंने हमारे मिली नगमे गाए, वो मिली नगमे जो कौम का जोश बढ़ाते थे, जज्बा बढ़ाते थे। और ऐसे बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में किस तरह जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है बताया। हमारे मेहमान हमें इस हिस्से में जो ज्वाइन करें उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास हैं JDC से, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल अमीद लोन साहब हमारे साथ हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। फबिया हाशमिया में ज्वाइन कर रही हैं, सिंगर हैं। और अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ का हिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं। और हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का, और आपने हमें ज्वाइन किया आज के दिन की मुनासबत से। सबसे पहले अब्दुल हमीद साहब से मैं गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। अब्दुल हमीद साहब, जश्न आज़ादी आज के दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हम याद कर रहे हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को जो कि ज़ाहिर है इस आज़ादी की नेमत से महरूम हैं, जो जिस तरह की ज़िंदगी वो बसर कर रहे हैं। और 5 अगस्त के बाद से ज़िंदगी और तब्दील हो चुकी है उनके लिए। पाकिस्तान ने हर सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद की है कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जश्न आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। आज के दिन बरसगीर जनूबी एशिया में पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया। वहीं कश्मीर जिनको अपना हक नहीं दिया गया और बुज़ोर ताकत हमारे हक पर सलब किया गया। कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है, जहां कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। और पिछले 73 साल से अगर आप देखें, कश्मीर के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है, जो हमारे बुनियादी हुकूक सलब हो रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप देखें दुनिया के अंदर
जहां 47 के बाद बहुत सारी रियासतों को आज़ादी मिली, उन्हें अपना हक मिला, तहम दो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जो हक के आज़ादी से महरूम है। एक कश्मीर है और एक फ़लस्तीन है, चूँकि दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे भी मौजूद हैं, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के रोल से हम मायूस हैं। जहाँ उन्हें अपना अमली किरदार अदा करना चाहिए था, वहाँ बैनुल-अक़वामी बरादरी की भी गफलत जो है वो हमारे सामने है। ताहम हमारा जो जज्बा है, जो जज्बा हुर्रियत है, वो सरद नहीं हो सकता, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। आज भी हम अपनी आज़ादी से ज़्यादा पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं मैं उन शहीदों को खराज तासीन पेश करता हूँ, कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा को खराज तासीन पेश करता हूँ, जिन्होंने उस वक़्त एक ऐसा फ़ैसला किया जो सच साबित हुआ। और वहीं अगर आप देखें, हिंदुस्तान एक फस्ताई रियासत बन चुकी है, जहाँ लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है, जहाँ पर आप देखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। वहीं अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, और ये मौजज़े से काम नहीं था जब पाकिस्तान बना। तो इंशाल्लाह ये मौजज़ा भी होगा कि कश्मीर भी आज़ाद होगा और हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे कि ये हमारी बदकिस्मती है कि भारत जैसा हमें पागल, हठधर्म, बुज़िल पड़ोसी मिला है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कश्मीरियों के लिए? आगे आप हालात को कहां पर जाते हुआ देख रहे हैं? समझते हैं कि जो भारत है वो अपनी हठधर्मी से पीछे हटेगा? देखिए, सबसे पहले तो आज सारी कौम को यौम आज़ादी मुबारक, और हमें एक नया अहद और वल्फले के साथ वादा करना चाहिए बाबा कौम के साथ, और कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की तालीमात के असर उन पर अमल करेंगे और अपने ज़ाती मफादात को एक साइड पर रख के पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर करेंगे इस साल में। आमीन। बात है कि देखें, बिल्कुल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ ने बड़ा क्लियर कहा कि हम कश्मीर की आवाज़ बनेंगे, और वो बन रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें, जैसे आपने कहा, एक बहुत ही मक्कार, दहशतगर्द, मुसलमान दुश्मन, कश्मीर दुश्मन, ये जो 4-5 पटोला है, नरेंद्र मोदी का, अजीत शाह का, उसके बाद राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल का, ये RSS की तालीमात पे चलते हैं, उसके अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। हिंदू कौम की खास तौर पे दो दहशतगर्द हैं, मॉडरेट हिंदूज की मैं बात नहीं कर रहा, ये जब तक इनके सर पे डंडा नहीं मारेंगे, ये राम राम नहीं करेंगे। जहां आप कमजोरी दिखाएंगे, ये चढ़ाई करेंगे, और ये एग्जैक्टली कर रहे हैं। इसलिए देखिए, इस वक्त जो बुरहान वानी की शहादत के बाद एक आज़ादी की रूह फूंकी थी उसने, अब कश्मीरी नौजवान खड़े हो गए हैं और वो अपने मुल्क की कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं इंडिया की गुलामी को। उसके लिए वो एक स्ट्रगल भी कर रहे हैं। जो जुल्म बर्बरी तुमके ऊपर हुआ है, जिस तरीके से इंडिया की 10 से 12 लाख फौज वहाँ मौजूद है, और हर 8 कश्मीरियों के ऊपर एक फौजी सिपाही है, और जो जुल्म बर्बरी जिस तरह वो पैलेट गन से ब्लाइंड कर रहे हैं, ये जुल्म की इंतहा हो चुकी है। लेकिन हमें खुद साथ कश्मीरियों के अब खड़ा होना पड़ेगा। ये उनका राइट है जेनेवा कन्वेंशन में कि अगर किसी मुल्क को कब्जा कर ले तो उसको आर्म स्ट्रगल की इजाज़त है, और अगर वो किसी मुल्क से मदद मांगे तो वो भी लेजिटिमेट राइट ऑफ मुल्क की मदद करें। अगर इंडिया बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश में मुफ्ती बानी की मदद करता और ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं, कम अज़ कम हम उनकी मटेरियल सपोर्ट तो कर सकते हैं उनको। इस हर फॉरम के अलावा जो हम डिप्लोमेटिक सब सपोर्ट करते हैं, वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। ये हमें सोचना पड़ेगा, वरना इंडिया कभी भी कश्मीर से अपना गलबा ख़त्म नहीं करेगा। हमारे बलूचिस्तान में खुल्ला उनकी लीडरशिप कहती है कि हम बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करेंगे, उनको हम मटेरियल सपोर्ट देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, बलूचिस्तान को आज़ाद करेंगे। अगर वो ऐसी बात करते हैं तो हमें क्या डर है? हमारी कश्मीर कमेटी, हमारा फॉरेन ऑफिस, दे हैव टू गो ऑन डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। तब इंडिया को पता चलेगा और दुनिया को पता चलेगा कि दो एटमी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। अगर लड़ाई हो गई तो इसके डायनामिक्स इसको नहीं पता होते। ये चीज़ें रशिया को, चाइना को, अपने रीजन में ईरान को बताने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस मिलें और फिर हम आगे मूव करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो और भी बहुत सारी मुश्किलात और जो डिफरेंट सूरत हाल है वो दरपेश है पाकिस्तान को। खैर इस पर हम कभी और बात करेंगे। ज़फ़र, आप किस तरह से देख रहे हैं आज का दिन
ज़ाहिर है हमें मनाना तो ज़रूर चाहिए और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन आज के दिन की हम जो बात करते हैं, तजदीद अहद वफ़ा की बात करते हैं, एक दूसरे के हुकूक की बात करते हैं, तो वो शायद हम उस तरह से अदा नहीं कर पाते। हर शख्स अपनी ही ज़िंदगी जी रहा है और आप तो हर तरह के लोगों से मिलते हैं और कोरोना की सूरत हाल के बाद बहुत चीज़ें तब्दील भी हो चुकी हैं। आप क्या समझते हैं आज के दिन की मुनासबत से किस तरीके से हमें अपने इस दिन को मनाना चाहिए और दूसरों का भी ख़ास तौर पर एहसास करना चाहिए? देखें, बिल्कुल इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाना चाहिए कि ये दिन बड़ी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को, इस कौम को नसीब हुआ। और मैंने आपके चैनल पे एक प्रोग्राम में बात पहले भी बोली थी कि हमें वो वक्त याद करना चाहिए जब हिंदुस्तान से वो ट्रेनें जिसके अंदर हमारी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, औरत, मर्द सब बैठे थे, वहाँ से निकले थे एक आज़ाद मुल्क के लिए। और जब वो ट्रेन यहाँ पहुँची थी तो बहनों की इज़्ज़त तार तार हो चुकी थी, बुज़ुर्ग औरतों, मर्दों, जवानों सबका कत्लेआम हो चुका था। वो ट्रेन जो ज़िंदा लोगों को लेकर चली थी उसमें लाशों का अंबार था। लोग बैलगाड़ियों पर गाय और भैंसें और बकरे लेकर और अपना सामान रख के पैदल सफ़र कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे बहन भाई जो उस वक्त तकसीम के वक्त बिछड़े थे आज तक नहीं मिल सके। तो बात यह कि अगर हम उन चीज़ों को लोगों को बताएं तो इनको पता चलेगा कि ये कोई सजा हुआ या किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया, इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। और मैं समझता हूँ कितनी बड़ी तादाद है उन लोगों की जो वहाँ पर हिंदुस्तान में जागीरदार थे, उनकी ज़मीनें थीं, उनकी नौकरियाँ थीं उनकी सरकारी नौकरियाँ थीं और वो आज उनकी औलादें आज यहाँ पर किराए के घरों पे रह रही हैं। उन्होंने कुर्बानी दी ना कि उन्होंने आने के बाद शिकवा भी नहीं किया किसी से। उन्होंने बोला हम इस वतन के लिए इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, हम एक आज़ाद मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लाजमी बात है, आज़ादी से बड़ी नेमत कुछ नहीं है और सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन उससे किसी को तंग ना किया जाए। आप किसी शख्स के सर के ऊपर बाजा बजाएं जाके या किसी बुज़ुर्ग के कान के पास बजा के भाग जाएं, तो ये आज़ादी नहीं, ये तो आप उसको तंग कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ इस बार भी पाकिस्तान में हमें हर तरफ कश्मीर के झंडे भी नज़र आए और जिस तरह से कश्मीर में बर्बरियत जारी है, अब 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस वक्त 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया और कर्फ्यू लगाओ और इंटरनेशनल मीडिया की खामोशी, आलमी बरादरी की खामोशी, ये सब एक बहुत बड़े सवालिया निशान है कि एक पूरे इलाके को इस तरह से जुल्म, तशद्दुद, कोई भी शख्स, कोई भी रियासत अपनी बर्बरियत का शिकार कर रही हो, वहाँ के लोगों को महसूर करके रखा हो। समझ से बाहर है किस तरीके से वो लोग अपने गुजर औकात कर रहे होंगे जब वो जा ही नहीं सकते रोजगार पे, घरों से बाहर नहीं आ सकते, सब चीज़ों से महरूम है। क्या ईद, क्या बकरीद, क्या उनके दीगर त्यौहार, और कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। सबसे बड़ा ये मसला है। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तानी कौम, जहां आपको उनके एक हाथ में पाकिस्तानी झंडा नज़र आ रहा है, वहीं हाथ में आपको कश्मीर का झंडा नज़र आ रहा है और लोग कश्मीरियों के साथ हैं। ठीक है अमीर अब्बास, इससे पहले कि मैं 14 अगस्त के हवाले से बात करूं, मैं चाहूँगा कि आपसे भी कमेंट्स ले लूं कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से जो कि इस वक्त जुल्म जबर सह रहे हैं। हम लोग तो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और इस आज़ादी की कदर वो लोग ज़्यादा जान सकते हैं जो कि इस वक्त भारत के तसल्लुत में हैं। पाकिस्तान इस वक्त क्या कर सकता है और बतौर शहरी हम लोग क्या कर सकते हैं कि कश्मीरियों की ये जो जिद्दोजहद आज़ादी है ये अपने अंजाम तक पहुंचे, मंतकी अंजाम तक पहुंचे और कश्मीर आज़ाद हो? जी बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर बात है हम बतौर कौम या एक फ़र्द की हैसियत से या इज्तिमाई हैसियत से आज हम अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं, चाहे वो सरकारी सतह पे हो, इनफरादी सतह पे हो, माशरती इज्तिमाई सतह पे हो। तो जैसे आपने ये सवाल उठाया, हमें उन मुक़य्यद लोगों को अपने जहन में रखना चाहिए। हमें वो 80-90 लाख कश्मीरी जो एक जेल में कैद हैं एक तरह से, उन्हें अपने जहन में रखना चाहिए। और एक तो ये एक अंदाज़ है कि हम उस कर्ब को, उस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं जिससे वो गुज़श्ता 74 बरसों से गुज़र रहे हैं। और फिर हमें उससे ये एहसास होगा कि जो आज़ादी हमें मैसर है ये कितनी बड़ी नेमत है। जो कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने दी मुसलसल अपनी जिद्दोजहद के सिलसिले में, देखिए ना, हमारी कुर्बानियों का जो सिलसिला था वो तो 14 अगस्त 1947 को ख़त्म हो गया। हमने तो जिद्दोजहद आज़ादी के लिए जो बड़े सग़ीर के मुसलमानों ने चंद साल एक स्ट्रगल में अपनी कुर्बानियाँ दी और फिर
हिजरत के वक्त जो कुर्बानियाँ दी वो ख़त्म हो गया सिलसिला। आप कश्मीरियों को जहन में रखें कि जिन्होंने आज तक जिनका वो जो सिलसिला है कुर्बानियों का वो जारी व सारी है, वो मुजफ्फर शहीद वानी की सूरत में हो, वो बाकी आज जो एक ऐसा नौजवान तबका वहाँ पर उभर रहा है, क्योंकि पहले कुछ लोग ये सोचते थे कि शायद जो नई नस्ल उभरेगी जब कश्मीर में तो वो फरामोश कर देगी आज़ादी की तहरीक को, वो भारत के बयानिए को अपना लेगी, वो रच बस जाएगी भारतीय समाज के अंदर और वो ये तस्लीम कर लेगी कि हम भारत के साथ हैं और हमें भारत के साथ रहना है और हमें तर्क कर देनी चाहिए जिद्दोजहद आज़ादी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दुनिया के लिए एक हैरानकुन फिनोमेना है कि जैसे जैसे नई नस्ल सामने आ रही है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में, वो नई नस्ल गुज़श्ता नस्ल से ज़्यादा मुतहर्रिक है। उसके अंदर आज़ादी की जो लौ है, जो शमा है, वो ज़्यादा रोशन है और वो ज़्यादा उसको हरारत दे रही है उस तहरीक को। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, अगरचे उसका अपना एक कर्ब और दर्द का मंजर है, लेकिन ये कि तहरीक जिंदा है और पाकिस्तान उनके साथ है, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। पाकिस्तान हर दिन जो कश्मीर के साथ मंसूब है, चाहे वो 5 फरवरी का दिन हो, चाहे 5 अगस्त का दिन हो, चाहे जुलाई का महीना हो, यानी तकरीबन साल में 24 के करीब ऐसे अयाम हैं मकबूजा कश्मीर से मुंसलिक जो किसी ना किसी तरह के वहाँ के हादसे को जिंदा करते हैं। जी हाँ। पाकिस्तान उन दिनों को यहाँ पे मनाता है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी कौम, हुकूमती, सरकारी, रियासती सतह पे उन दिनों को याद किया जाता है। इससे कम अज़ कम यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो नई नस्ल सामने आ रही है उनके अंदर भी हमने इस हरारत को जिंदा रखना है। जैसे मकबूजा कश्मीर की नई नस्ल में ये हरारत मौजूद है, हमें भी अपनी नौजवान नस्ल को बताना है। आज जो पाकिस्तान में जो 18, 15, 20 साल का नौजवान है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फरामोश कर दे अपने वजूद के इस हिस्से को जो हमसे अलहदा, जिसको काट दिया गया, हमारी उस शहरक को जिसको कायद ने शहरक कहा था, हमारी शहरक को काट के अलहदा किया गया। हमें अपने नौजवानों के अंदर भी इस जज्बे को दोबारा से बेदार करना है ताकि ये हमारी नस्लों के अंदर भी ये हरारत बरकरार रहे, उस वक्त तक तादमे हम ये आज़ादी जो है वो कश्मीरियों के लिए हासिल न कर लें। सही कह रहे हैं आप, और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुश आइन बात है कि हम ज़ाहिर इस पर बात भी करते हैं। अपनी आज़ादी के दिन पर हम उनकी आज़ादी की बात करते हैं और वहाँ पर भी कश्मीर में भी हमारे कश्मीरी बहन भाई आज के दिन को आज़ादी के तौर पर मना रहे हैं, वो भी 14 अगस्त का दिन मना रहे हैं। वहाँ पर भी सब्ज़ लाली परचम लहराया जा रहा है, जिसमें हमने आपको कुछ मना के दिखाए। फबिया भी हमारे साथ हैं, ये मनाजिर भी आप दोबारा देखिए। ये कश्मीर की गलियाँ हैं, ये कश्मीर के लोग हैं, ये किसी पाकिस्तानी शहर का मंजर नहीं है नाजरीन। ये कोई भी आपको लाहौर, कराची, फैसलाबाद के मनाजिर में नहीं दिखा रही, बल्कि कश्मीर है, वो कश्मीर जिसकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जिसकी आज़ादी की हम और बात उनके कर दिल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। ये जो सब्ज़ हिलाली परचम इस वक्त कश्मीर में लहराए जा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि इन कश्मीरियों के दिल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ही जब भी वहाँ कोई शहीद होता है तो उसको पाकिस्तानी परचम में लपेटा जाता है। इससे बड़ी क्या मोहब्बत की मिसाल होगी। तो यही हम आज बात भी कर रहे हैं और हम भूले नहीं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को। फबिया, आज के दिन की मुनासबत से आपने कोई मिली नगमा तैयार किया है? मैं चाहती हूँ माहौल थोड़ा और हल्का हो, थोड़ा लाइट हो, हम कुछ सुने आपसे, और आप हमें क्या सुनाने जा रही हैं आज के दिन की मुनासबत से? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मेरे दिल के करीब है ये बहुत नगमा, क्योंकि मैंने अपना करियर ही इससे स्टार्ट किया है। मैंने अपना म्यूज़िक जर्नी जो है मैंने इसी से स्टार्ट किया है, सोनी धरती नैयरा नूर साहिबा का। क्या बात है। तो मैं वो गाना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत प्यारी। और ये गाना, इसके जो लिरिक्स हैं वो ऐसे दिल को छू लेते हैं। ये दुआ है और इसको तो मैं दुआ कहती हूँ। ये मिली नगमा एक दुआ है अपने मुल्क के लिए और बहुत प्यारा। फबिया, बहुत प्यारा आपने इसको गाया है, ये इतना ही प्यारा गाया गया है, बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। मज़ीद भी आपसे सुनेंगे और अब्दुल हमीद साहब की जानिब हम चलते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, हम इससे पहले कुछ मनाजिर भी दिखा रहे थे, कश्मीर के मनाजिर थे जहाँ पर लहराए जा रहे थे। हमने ये भी देखा है कि जब भी कश्मीरी कोई शहीद होता है तो उसको सब्ज़ लाली परचम में ही सुपुर्द खाक किया जाता है। हम जब ये बात करते हैं कि कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, इस हवाले से मैं चाहूँगा आप कमेंट करें, इसमें किस हद तक सच्चाई है?
जिस तरह से अभी अमीर अब्बास साहब ने बात की कि हमारी जो चौथी जनरेशन है उसके अंदर ये तहरीक आज़ादी ट्रांसफ़र हुई है और उनकी जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, वो लाजवाल है। इस अकीदत, इस जज्बे, इस मोहब्बत को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। वो आज भी हिलाली परचम लेकर ललकार रहे हैं। 10 से 12 अफवाज है वहाँ पर, जहाँ खौफजदगी का माहौल है, जहाँ पर ज़िंदगी जो है लोगों की अजीरन बना दी गई है। उसके बावजूद वो डर खौफ ख़त्म हुआ है हमारे नौजवानों के अंदर। और जब वो शहीद होते हैं तो वसीयत करते हैं कि हमें हिलाली परचम में दफनाया जाए। ये एक ऐसी मिसाल है कि आपको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगी। 1947 में जब 2 रियासतें वजूद में आई, चूँकि कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती इलाका था और हमारा हक बनता था कि हमें वो दिया जाता, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वादा करके हमारे हक को सलब किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारी कई करारदादें मौजूद हैं और हम हक आज़ादी से महरूम है। और जो हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए, जिनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, उनकी भी ये वसीयत रही कि जब हम इस दुनिया से चले जाएं और यहाँ पाकिस्तान बनता है तो हमारी कब्र पे आके कहना कि यहाँ पाकिस्तान बन गया। तो लिहाजा ये हमारे बुजुर्गों का मिशन है, ये हमारे सैयद अली शाह गिलानी साहब का मिशन है, ये हमारे नौजवानों का मिशन है, बुरहान वानी का मिशन है। इस मिशन को बज़ोर ताकत, बज़ोर गोली आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप देखें कल की डेट में जहाँ रात 12 बजने के बाद ही नौजवान सड़कों पे आए, हिलाली परचम लहराए गए, जो है पाकिस्तान के हक में तराने गाए गए। इसी तरह से आप देखें अब हिंदुस्तान का तर्ज अमल, एक ऐसी बदमाश रियासत, एक ऐसी फस्ताई रियासत जहां कुछ दिन पहले हमारे मुलाजमीन को, जो एम्प्लॉय, उनको थ्रेट किया गया कि घरों के ऊपर तिरंगा लहराया जाए। उसके साथ साथ बुरहान वानी के बाप को भी धमकी दी गई कि अगर आपने स्कूल के ऊपर, जो चूँकि वो उस्ताद हैं, तिरंगा नहीं लहराया, आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ये उसकी बौखलाहट है, ये उसकी जो है ना वो हार है, शिकस्त है। आप खुद अंदाज़ा करें कि एक मामूली जो कपड़े का टुकड़ा जो है वो हमारे दिल नहीं जीत सकता है। बिल्कुल, हमें अपने जज्बे आज़ादी से नहीं रोक सकता। एक बात अंग्रेजी में कहते भी हैं ना कि वी ब्लीड ग्रीन, हमारा जो खून है वो भी सब्ज है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा ज़फ़र अब्बास साहब। थोड़ा सा मैं 14 अगस्त के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूंगा। आप जब 14 अगस्त मनाते थे वो कैसी होती थी, और क्या ऐसे ही आपके बच्चे भी 14 अगस्त मनाते हैं जैसे आप मनाया करते थे? देखें, जो हमारा टाइम था उसके अंदर तो ये मोबाइल और वीडियो गेम्स और इनका दौर नहीं था। उस वक्त तो पूरे गली के तमाम बच्चे जमा होके हर एक से अंकल आप दे दे 5 रुपए, आप 10 रुपए, आप 20 रुपए, सीनरी बना रहे हैं, पैसे जमा करके पूरी गलियां सजाई जाती थी। बिल्कुल पूरी रात वो झंडियों को धागे की रीलें लेके घरों से लाके, कोई अपनी अम्मी से लेकर आ रहा है, कोई कुछ ला रहा है, उसके बाद झंडियां लगा रहे हैं और फिर पूरी रात बांध रहे हैं। उसमें यह भी ख्याल रखा जाता था कि इस घर वाले ने पैसे नहीं दिए, इधर नहीं लगनी है झंडी। तो ये तमाम चीज़ें होती थी। मतलब सेलिब्रेट करते थे उसको 14 अगस्त को 14 अगस्त के तरीके से। घर के अंदर भी कहीं आटे से चिपका दिया तो सुबह क्लास हो रही है घर में कि किसने, तो ये एक माहौल था। और पूरी गलियाँ सजी होती थी, पूरी बिल्डिंगें शहर में सजी होती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो जश्न आज़ादी तो इतनी बड़ी नेमत है, इसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और वो जज्बा आज के बच्चों में कम से कम उस तरह का नहीं नजर आता। सही है, झंडे ले लेते हैं, गाड़ियों पे लगा लेते हैं, कारों पे लगा लेते हैं, या दफ्तरों में, ऑफिसों में या दुकान पे, लेकिन वो जो जज्बा था जिसमें पूरी फैमिलियां इन्वॉल्व होती थी। वालदा लई तैयार कर रही हैं आटे की, या अगर कोई गोंद खरीद के ला रहे हैं तो बता रहे हैं जी ये तो है, सस्ती है। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट थी, दादी नानियों की इन्वॉल्वमेंट थी, सब बैठे हुए जी एक झंडी हरी लगाओ तो एक लाल लगाओ तो एक नीली लगाओ तो एक पीली लगाओ, ये वाली झंडी के ऊपर चूंकि सफ़ेद रंग नहीं है भाई ये नहीं लगेगी, ये लगेगी जिसमें सफ़ेद रंग आए, झंडे का लुक तो आए। तो मतलब ये सब चीज़ें थी जो नज़र आती थी पहले। और लोग एक दूसरे को 14 अगस्त को अपनी गलियाँ विजिट कराते थे, कोई फव्वारा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये एक अलग जज्बा था। लेकिन इस वक्त कम से कम वो जो एक चीज़ थी उसके लिए वो वालिदैन जो उस वक्त बच्चे थे, वो अगर अपने बच्चों को अपनी अगर कुछ उस वक्त की तस्वीर वगैरह हो या कारनामे अपने सुनाए तो शायद बच्चों में वो जज्बा पैदा हो। तो आज के दौर के हिसाब से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जो जैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की ज़फ़र। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि कितनी कुर्बानियाँ हमारे आबा और अजदाद ने दी, मुल्क कैसे हासिल हुआ, इसकी सेलिब्रेशन कैसी होनी चाहिए, कितने भरपूर तरीके से होनी चाहिए। सबकी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, सबसे पूछते हैं कि उन्होंने 14 अगस्त कैसे मनाई। हारिस साहब, जब आप छोटे थे, आपका बचपन था, क्या यादें हैं आपकी
14 अगस्त का दिन आप कैसे मनाते थे, क्या करते थे, क्या अंदाज होता था आपका सेलिब्रेशन करने का? सुमैया, मुझे याद है कि हम तो यंग एज में बहुत एक्साइटेड होते थे और फिर हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा इंकरेज करते थे क्योंकि उन्होंने आज़ादी की तारीख को देखा हुआ था। सही बात। एंड देन पाकिस्तान की आज़ादी की क्या कीमत चुकाई गई है। इसलिए अगर हमें याद है झंडियाँ लगाई जाती थी, उसके बाद लाइट लगाई जाती थी, मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी और उसके बाद हमारे स्कूल्स में बड़ी तकरीब होती थी जिसमें तकरीर की जाती थी, मुकाबला होता तकरीरों का आज़ादी के बारे में, टैबलूज होते थे जिसमें हमारे ओल्ड जितने जी सबको उनके फोटो बनाए जाते थे, वो बताया जाता था और उनको हर वक्त अहमियत बताई जाती थी कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानी दी गई है। बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। सही है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो जो वक्त था ना जब माँ बाप बताते थे अपने बच्चों को कि आपने कैसे मनाना है, ये हमारे हीरोज़ हैं, इनको आपने याद रखना है। आज उस चीज़ की कहीं कमी महसूस होती है। अमीर अब्बास, आपका कैसा होता था बचपन में सेलिब्रेशन, जश्न आज़ादी? क्या करते थे? झंडियाँ लगाते थे या फिर फुलझड़ियाँ जलाते थे? और अभी भी करते हैं कि नहीं करते? और अभी भी करते हैं नहीं करते? हर कहते हैं कि हर शख्स में एक बच्चा जरूर मौजूद होता है और खासतौर पर हमारे जब इस तरह के स्पेशल डेज आते हैं, खासतौर पे मैं अगर अपनी बात करूं तो आई मेक श्योर कि मेरे घर के ऊपर जो है एक झंडा पाकिस्तान का सबसे लाली परचम जो है वो लहरा रहा हो, गाड़ी में जरूर मौजूद हो, बैग में जरूर लगाऊं। तो इस तरह की चीजें आप भी अमीर भाई करते हैं? वैसे आप दोनों को पहले शुरू करना चाहिए था ये सवाल, तो आप इस सवाल का जवाब तो आपको भी देना चाहिए कि आप लोग हम बता चुके हैं पिछले घंटे में, हमने अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा की हैं और बताया है। अब आपकी बारी अमीर। सही। देखिए, हमारे बचपन में ख़ास तौर पे एक चीज़ की मैं बड़ी कमी आज महसूस करता हूँ स्कूल्स में, ख़ास तौर पे कॉलेजेस में। हमारे ज़माने में जैसे ज़फ़र साहब ने कहा कि मोबाइल, इंटरनेट और गैजेटरीज, डिजिटल मुआशरा नहीं था, तो हम लोग ज़्यादा महसूस कर सकते थे इन चीज़ों को। हम ज़्यादा, जिस तरह आप किसी लम्स को छू के महसूस करते हैं, हम लोग इस आज़ादी को और इसके जज्बे को ज़्यादा छू के महसूस करते थे। मुझे याद है कि हमारे स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, बल्कि बिल्कुल जो अर्ली क्लासेस होती हैं जिसमें 5 साल 6 साल की उम्र में, उस उम्र से मुझे अपने स्कूल में टैबलोस करने की का एक हमारे उसमें रिवाज हुआ करता था और स्पेशल इवेंट्स हुआ करते थे जिसमें ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस तरह के तराने हुआ करते थे और हमारी आंखें भीग जाया करती थी। एक जज्बा जिससे आप, एक वो झरझरी पैदा होती है ना आपके वजूद के अंदर, वो झरझरी पैदा होती थी हमारे वजूद में। और इकबाल का वो जो कि नज़्म है कि खुदी का सर्रे ने हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नज़में हम पढ़ा करते थे। सही बात। और उसमें आपके ग्रीन जो आपका फ्लैग है, उस फ्लैग के हमारे वो कॉस्ट्यूम्स होते थे, मुख्तलिफ तरह के छोटे छोटे ड्रामाज और टैबलोज, स्किट्स हुआ करते थे। फिर कश्मीर के हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे टैबलोज हमारे कश्मीर के ऊपर हुआ करते थे। और मैं आपको अगर सच बताऊं तो मुझे जो कश्मीर से अगर मोहब्बत या जो कश्मीरियत मेरे वजूद में है, वो मुझे मेरे स्कूल ने पैदा की है। सही बात। वो मेरे कॉलेज ने पैदा की है, मेरे वालिदैन ने, मेरे माशरे ने, मेरी रियासत ने मुझे बाद में बताया होगा कि कश्मीर क्या है और कश्मीरियत क्या है। ये मेरे स्कूल ने, मेरे असातिज़ा ने मेरे अंदर पैदा की है। आज हमें ये कमी शिद्दत से महसूस हो रही है तालीमी इदारों के अंदर, पाकिस्तानियत के हवाले से भी और कश्मीरियत के हवाले से भी। मेरा ख्याल है इसको रिवाइटलाइज करने की जरूरत है। जिस तरह इमरान खान साहब ने पिछले दिनों भी कहा कि हमें पाकिस्तानियत का जो ब्रांड है, जो पाकिस्तानियत का बयानिया है, उसको पैदा करने की जरूरत है तालीमी इदारों। और तजदीद अहद वफा की जो बात करते हैं उसमें ये बात भी हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए कि अपने बच्चों को हम सिखाएं, उनको बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान, कितनी जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान हासिल किया गया और कश्मीर के हवाले से हमारा क्या स्टैंड है वो भी हमें बच्चों को बताने की बहुत ज़रूरत है। फबिया, आप बताइएगा। फबिया, आप क्योंकि खुद सिंगर भी हैं, आई एम श्योर कि जब इस तरह के डेज आते होंगे, ख़ास तौर पे 14 अगस्त की बात की जाए, तो आपको स्कूल कॉलेजेस में जो मिली नगमों के लिए ज़रूर आगे किया जाता होगा। कुछ मेमोरीज शेयर कीजिएगा आप अपनी बचपन की,
14 अगस्त के हवाले से? जी, जब से कॉलेज शुरू हुआ तब से तो लॉकडाउन ही था मोस्टली, तो इतना कॉलेज में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इन सब चीज़ों में। और जब 14 अगस्त आता था तो पूरा फंक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें हमेशा पार्ट लेना मेरा मस्त था और मैंने हमेशा पार्ट लिया है। मुझे याद है जब मैंने अभी अभी जिक्र किया कि सोनी धरती मैंने सबसे पहला मिली नगमा पढ़ा था, तो वो सबसे पहला मिली नगमा मेरा 14 अगस्त के लिए मैंने तैयार किया था। और उसके बाद से बस वो एक शौक अंदर से, एक जज्बा जो है वो जागता है कि नहीं इस दिन पे कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमेशा से फंक्शंस होते थे और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। अभी पिछले 2 सालों से इस चीज़ में थोड़ा सा जो है वो कमी आ गई है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि वो वक्त दोबारा वापस आए और जो बच्चे इन चीज़ों अभी स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में आने वाले हैं, वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। चले, आपने स्कूल में तो आपको मौका नहीं मिला ना, कॉलेज में आपको मौका नहीं मिला कोविड की वजह से गुनगुनाने का मिली नगमे, तो मैं चाहूंगा कि एक बार और कोई मिली नगमा आप अपनी पसंद का हमें सुना दें। अगर ये वतन तुम्हारा है, अभी बात कर रहे थे अमीर अब्बास साहब, अगर वो हो जाए तो सोने पे सुहागा है, क्या ही बात है। इसके ये बहुत ही खूबसूरत पैगाम है इस नगमे की सूरत में, और यकीनन ये पैगाम सब तक पहुंच गया होगा। और जिस तरह पूरे मुल्क में अपनी मोहब्बत का इजहार वतन से हर शख्स अपने ही अंदाज से कर रहा है, इसी तरीके से एक नन्ही गुलकारा हैं फिजा बतूल, जो कि इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुइन जुबैर के साथ मौजूद हैं और गुलकार हैं ज़ाहिब रिजवी के साथ। तो उनसे ज़रा जान आज के दिन की मुनासबत से क्या गा रहे हैं मुइन, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद हैं वो आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, और हम पहुँचे हैं लाहौर में ज़ाहिब रिजवी और गुलकारा फ़िज़ा बतूल के घर में। उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। फ़िज़ा, आप बताएं, आपके भाई ने जिस तरह कहा कि आप लोग ख्वाहिश रखते हैं इंटरनेशनली परफॉर्म करने की भी, तो आप आज 14 अगस्त है, क्या पैगाम देना चाहोगे अपने सुनने वालों को? जी, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए इतना प्यारा मुल्क बनाया है और इतना कायद-ए-आज़म ने दिन रात मेहनत की है मुल्क बनाने के लिए, तो हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। तो आज के दिन अब आप क्या सुनाएंगी, कुछ सुनाएंगी और किसको ट्रिब्यूट देना चाहेंगी? जी, मैं आपको वतन की मिट्टी गवाह रहना सुनाऊंगी और मैं अपनी पाक आर्मी को ट्रिब्यूट दूंगी। चलें, सुनाए कुछ। फ़िज़ा और ज़ाहिब की तरह हर शख्स, हर पाकिस्तानी आज के दिन खुद से ये वादा कर रहा है कि पाकिस्तान की फलाह और तरक्की में वो हमेशा यूं ही अपना किरदार अदा करता रहेगा। आपने हमें अपडेट किया और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाना भी सुनाया फ़िज़ा ने, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, वैसे तो मिली नगमों के हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन एक गुमनाम हमारे हीरो हैं जिन्होंने 100 से ज़ायद मिली नगमे हैं उनको कंपोज किया है। हमारे नुमाइंदे वसीम चौधरी इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद हैं। वसीम, ओवर टू यू। यौम आज़ादी का पुरमसरत मौका है, हम ऐसे गुलकार के साथ मौजूद हैं जिन्होंने 100 से ज़ायद जो है वो नगमे जो है वो गाए हैं। हम इनका तारफ़ कराते हैं। जवाद वारसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो पूरी कौम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे, जिसकी वजह से हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से म्यूज़िक से रिलेटेड हूँ और बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी काम किया है। पहले एज अ सिंगर काम करता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान के अच्छे बड़े आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैडम शाजिया मंजूर जी ने मेरी एक कंपोजिशन गाई है और लिखा भी मैंने खुद है उसे। और अभी रिसेंटली जो अभी इस 14 अगस्त पे कम अज़ कम 14 से 15 मिली नगमे जिनका मैंने म्यूज़िक डायरेक्ट किया है और वो अभी मार्केट में रिलीज़ हो चुके हैं। अच्छा, हम अपने नाजरीन को इनका एक और मिली नगमा जो है वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आप सुनाएं। कीमती गवाह रहना, गवाह रहना। वसीम चौधरी, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। ज़फ़र अब्बास भाई, आपकी जानिब आना चाहूँगा। ज़फ़र भाई, अच्छा ओके ओके। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, हम 14 अगस्त के हवाले से बात कर रहे थे। आपको शौक है वैसे गुनगुनाने का, मिली नगमे आई एम श्योर के सुनते तो आप हैं, लेकिन क्या गुनगुनाने का आपको शौक है?
मुझे ज़्यादा सुनने का शौक है, ख़ास तौर पे ये मिली नगमे इतने हार्ट वार्मिंग होते हैं जबकि आप बर्फ़ को चोटियों के ऊपर आप पे टुट बैठे हों या मोर्चों में दुश्मन के सामने बैठे हों और ये मिली नगमा लगा, लिटरली वो टेल यू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इतना ज़्यादा जोश होता है। और उस वक्त 14 अगस्त को ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर पोस्टों के ऊपर बैठे होंगे, बर्फ़ को चोटियों के ऊपर सियाचिन की या कश्मीर के पहाड़ों के ऊपर और सामने दुश्मन खड़ा होता है, तो वो एक बड़ा ही एक जोश टाइम होता है। ब्रिगेडियर साहब, अब एक और बात हम इससे पहले भी अमीर भाई से कर रहे थे कि जो जोश और जज्बा हमारे दौर में होता था, जिस तरह आपने भी बात की कि जब आप मिली नगमे सुनते हैं, बल्कि हम सब भी जब मिली नगमे सुनते थे तो अपना जोश, हमारा वलवला, हमारा जो उस वक्त पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार होता था, उसका एक और ही लेवल होता था। तो अब आप समझते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं? लेकिन ये हम सब पे एक मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने और पेरेंट्स ने पाकिस्तान छोड़ा था, क्या हम अपने बच्चों के लिए और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पाकिस्तान छोड़ें? ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने उनको ये इनवोग्रेट करना है उनके जहन में, माइंड में, कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है। और कंपेयर करें जो मुसलमान इंडिया में रहते हैं, जो पाकिस्तान माइग्रेट नहीं किए थे, उनसे पूछें वो किस हालत में रह रहे हैं, या कश्मीरी नौजवान जो ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में हाली तरफ रह रहे हैं, उनमें फ़र्क देखें। ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपकी आइडेंटिटी, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में खाते हैं, पीते हैं, तो डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर पाकिस्तान। यही मैं बात करता हूँ कि हमें आज के दिन एक ये करना चाहिए कि हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। पाकिस्तान को जो मुश्किलात का दौर है, पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है, हम क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, हमें इकनॉमिक तरक्की नहीं करने दी जा रही है, क्योंकि हम फिर अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे। हमें आज ये अहद करना है कि हमने दुश्मन के नैरेटिव को डिफीट करना है, पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, और हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के झंडे को आसमान की तरफ लेके जाना है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, बच्चों की तालीम हो। 68% यूथ है हमारे मुल्क में, तो हमें उनको बताना है कि पाकिस्तान गेमिंग के पहले कॉलेज में और स्कूल में इतने अच्छे अरेंजमेंट्स होते थे, प्रोग्राम्स होते थे कि बच्चों को पता चलता था, और वो मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, कायद आज़म, ये बनाए जाते थे और वो उसके ऊपर अमल करते थे, एक्ट करते थे। वो बच्चों को पता चलता था कि ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं। आई थिंक ये चीज़ें जो हमें अब इनवोग्रेट करने की जरूरत है अपनी नई यूथ के अंदर। ठीक। अच्छा अमीर भाई, आपने बताया था कि आपको ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवा, इसके ये बहुत पसंद है मिली नगमा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप हो सके तो हमारे लिए गुनगुना दें। नहीं, वो तो पहले हमारे साथ फबिया आशमी ने उसको गुनगुनाया, तो मैं भी उसको गुनगुना रहा था आहिस्ता से, लेकिन कोई और मिली नगमा मैं चाहूंगा कि I'm sure के लोगों ने आपका एक सीरियस रूप जरूर देखा हुआ है पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में, बट वतन से मोहब्बत का इजहार हर कोई करता है। मैं चाहूंगा कि आप भी मेरी पुरजोर फरमाइश पे कोई अपनी पसंद का मिली नगमा सुना दें। मैं आपको शेर एक सुना देता हूँ जी। मिली नगमे जो हैं वो तो फबिया हमें सुनाएंगी, तो हम तो कुछ और, आप हमसे सुनना चाहते हैं तो वो सुना सकते हैं। शेर भी चलेगा। तो ये लाल चंद फलक एक शायर हिंदुस्तान के हैं, तो उनका एक शेर है कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत उम्दा। अच्छा अब्दुल हमीद लोन साहब, टाइम बहुत कम है, लास्ट कमेंट्स आपसे चाहूँगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए जो कुछ कर रहा है, आप उससे मुतमईन हैं, और मज़ीद क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तान से कि कश्मीर के लिए वो करें? जहाँ कश्मीरी नौजवानों के लहू ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ा, वहीं हुकूमत पाकिस्तान की काविशें भी काबिल तहसीन है, खासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, जिनकी लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया के अंदर उनका बड़ा फ़ैन है, फॉलोवर है। 5 अगस्त के बाद आलमी ऐवानों में मसले कश्मीर गूंजा, 3 दफ़ा सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ, आलमी रहनुमाओं के बयानात आए,
ताहम मजीद काम करने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारी सफारतकारी जारान होनी चाहिए, हम दुनिया के अंदर लॉबी करें। उसके लिए जो पार्लियामेंटेरियन है, जो डिप्लोमेट है, हमारे हुर्रियत की क़यादत है या आज़ाद कश्मीर की क़यादत है, लॉबी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब आपके वक्त का, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, जफर अब्बास साहब अभी तो हमारे साथ मौजूद नहीं है लेकिन आपने वक्त दिया था, आपका शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। फबीहा आपका भी शुक्रिया। मैं चाहूंगा फबीहा, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, क्लोजिंग हम किसी भी मिली नगमे पे करेंगे जो कि आप हमें सुनाएंगी। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह निगहबान।